और बहुत बहुत आपका वेलकम है हमारे चैनल में एनसीईआरटी नॉवेल में। अभी तक हम लोगों ने अपने चैनल पे घटना चक्र सीरीज़ देख रहे हैं हम लोग, और एनसीईआरटी चल रहा है क्लास 6 का, जिसमें सारे जीएस के सब्जेक्ट और मैथ्स के साथ उनको कवर किया जा रहा है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस। और इधर हमारी थर्ड सीरीज़ चल रही है आईबी की। आईबी में सबसे पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए, उसके बाद हम जीएस है, साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री के हम क्या कर रहे हैं, उसके सेट्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे हम लोग के सारे सेट्स चल रहे हैं, सबके सेकंड सेट आ चुके हैं। अब साइंस का सेट 2 आ रहा है, जिस सेट 1 हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो साइंस का हम क्या ले लेते हैं, सेट 2 ले लेते हैं और इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, क्वेश्चन 1 की तरफ चलेंगे, द हेपेटाइटिस बी। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं द हेपेटाइटिस बी विच अफेक्ट्स लिवर इज़ एक्चुअली आ। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि एक्चुअल में हेपेटाइटिस बी क्या है और कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी की बात की है, तो आप लोग ये जान लें कि टाइप्स में बात करें तो हेपेटाइटिस ए भी होता है, बी भी होता है, सी होता है, ठीक है, डी होता है और ई होता है। इतने हमारे टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं। ये एक वायरल डिसीज़ होती है, ठीक है, वायरस के थ्रू इसको होता है। अब इसमें कौन से वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए डिसीज़ के लिए हेपेटाइटिस ए वायरस, बी के लिए बी वायरस एंड सी, इन्हीं की नेमिंग्स पे इनका नाम रख दिया गया है। सबसे ये जानना ज़रूरी है कि जो ए होता है हमारा हेपेटाइटिस ए, ये हमारा एक्यूट होता है। एक्यूट का मतलब है ये शॉर्ट टर्म डिसीज़ है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है लिवर में और वो ठीक हो जाती है। ठीक है, ए और ई जो हमारे हैं वो एक्यूट होती हैं, लेकिन जो हमारी बी, सी और डी हैं वो हमारी क्रॉनिक डिसीज़ है। क्रॉनिक का मतलब है कि बहुत ज़्यादा वो टाइम ले लेती हैं, एक बार अगर हो जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, बी, सी और डी। लेकिन स्पेशली ये याद रखिएगा कि जो हमारे हेपेटाइटिस ई है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये एक्यूट शॉर्ट टर्म है, लेकिन ये उनके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए डेंजरस होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा हेलमिंथ नहीं हो सकता क्योंकि ये हेपेटाइटिस है, प्रोटोजोन्स नहीं हो सकते, यहाँ पे बैक्टीरिया की भी बात नहीं की जा रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, वायरस हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ, वायरस। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो जैसे ही एस्कॉर्बिक एसिड का नाम आए तो हमें ये स्ट्राइक करना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या। तो ये क्या है, एक तरह का वाइटामिन है। विटामिन सी जो होता है उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ बात की जा रही है विटामिन सी की। अब हमें जिस हिसाब से ऑप्शन दिए होंगे उनके अकॉर्डिंग हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है गुआवा, एप्पल, कैरेट एंड बीन। तो इन चारों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कंटेंट या रिचेस्ट सोर्स अगर हम देखें विटामिन का तो वो एक्चुअल में क्या है, गुआवा है। गुआवा में सबसे ज़्यादा इन चारों में विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर ये हमारा राइट हो गया। अच्छा, ये हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विटामिन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फंक ने इसे विटामिन टर्म दिया था, इनसे डिस्कवर किया था विटामिन को। और बहुत सारे विटामिन हमारे होते हैं, ए बी के बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे मैंने 3 ही लिए हैं, ए बी सी डी ई के। ठीक है, तो यहाँ पे सबके नाम एक बार देख लेते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली, जैसे आपने पीछे देखा होगा कि एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से आ गया था, विटामिन सी के बारे में पूछ लिया था। वैसे रेटिनॉल को भी या इनके अदर नेम को भी पूछ सकते हैं, तो इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए रेटिनॉल, बी1 थायमीन, बी2 राइबोफ्लेविन, बी12 कोबालामाइन। विटामिन सी का नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल और ई टोकोफेरॉल और के नेप्थोकिनॉन। ये आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें बी के बहुत सारे होते हैं, बी2 बी3 बी4, लेकिन हमने सिर्फ आपके लिए 1 और 2 और 12 ही लिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। ठीक है, आप और भी पढ़ना चाहें तो आप और भी पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। कुछ विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं और कुछ जो सिंथेसाइज नहीं होते हैं। तो उसमें से 2 विटामिन हमारे हैं, विटामिन डी एंड के। ये दोनों हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं। कैसे सिंथेसाइज होते हैं, तो विटामिन डी हमें कैसे मिलता है, विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट के थ्रू। ठीक है, जब भी सनलाइट हमें हमारी स्किन से रिएक्शन करती है तो वो प्रोड्यूस करती है विटामिन डी को। विटामिन डी का नेम अभी हमने पीछे पढ़ा था, कैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में इस तरह से क्या हो जाते हैं, सिंथेसाइज होते हैं विटामिन डी। और जो विटामिन के होता है उसको हमारे गट में, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें कौन सिंथेसाइज करते हैं, बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं। तो इसे ये सोलर
ये हमारे सन एनर्जी के थ्रू हो जाता है, और ये हमारे किससे होता है, बैक्टीरियाज के थ्रू। तो ऑप्शन यहाँ पर हमें जो मिल रहा है 1 और 2 ये हो नहीं सकता। ठीक है, 2 और 4, ये जो 2 और 4 में हमारा दोनों आ रहे हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पे, बी। नेक्स्ट एक बात और, विटामिन से जब विटामिन के इतने क्वेश्चन हैं तो इसमें एक पॉइंट और याद कर लेते हैं कि जो विटामिन कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी में फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो हैं ए, डी, ई और के। ये याद रखिएगा, ए, डी, ई, के विटामिन जो हैं वो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। और जो हमारे वाटर सॉल्युबल, इसके अलावा जो हमारे बचते हैं जैसे बी और सी जो हैं वो वाटर सॉल्युबल हो गए। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी हार्मोन। अभी हमने जैसे पीछे बात की थी कि जो हमारा जो सन होता है, जो हमने सिंथेसाइज करना था बॉडी में, कौन कौन से विटामिन सिंथेसाइज करते होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो ऑप्शन था हमारा डी और के। तो यहाँ पे जो जो हमारा विटामिन डी होता है वो एक्चुअल में पूरी प्रोसेस क्या होती है कि सनलाइट से हमारी स्किन रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के बाद हमारे विटामिन डी का प्रोडक्शन हो जाता है और इसे हम नाम देते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो लिवर और किडनी है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक्टिव विटामिन डी में। ठीक है, एक्टिव हो जाता है वहाँ पे, कैल्सीफेरॉल कहें या विटामिन डी कहें, तो वो एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही वो एक्टिव होता है वो वर्क करने लगता है एक हार्मोन की तरह। तो वो इसमें से कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए नहीं हो सकता, सॉरी विटामिन बी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता, विटामिन ए नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है यहाँ पे कि हमारा कौन सा हार्मोन है, विटामिन डी जो है वो हमारा राइट है। ठीक है, तो हमें राइट आंसर मिल गया, अब हमें नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बात की गई है कॉलेरा बेसिलस वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो ऑप्शन 1 है लुइस पास्चर, फिर है रोनाल्ड रॉस, जोसेफ लिस्टर और रॉबर्ट कॉच। तो यहाँ पे लुइस पास्चर ने क्या किया था, वैक्सीनेशन का इन्होंने डिस्कवरी की थी। वैक्सीनेशन के साथ साथ इन्होंने पास्चराइजेशन भी किया था, जब मिल्क को बॉयल किया जाता है। तो दो चीज़ें इन्होंने दी थी। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, मलेरिया ट्रांसमिशन पे काम किया था और इनको 1901 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। मलेरिया ट्रांसमिशन पे इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था और इनको नोबेल प्राइज़ भी 1901 में मिला था। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड साइंटिस्ट हमारे यहाँ पर इन्होंने जो मेंशन किए हैं ऑप्शन में अपने, तो वो है हमारे जोसेफ लिस्टर। ठीक है, जोसेफ लिस्टर हैं। और एक मिनट आप थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करेंगे, 1901 की जगह पे 1902 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था और मलेरिया पे इन्होंने मलेरिया के ट्रांसमिशन पे वर्क किया था। अब हम बात करते हैं जोसेफ लिस्टर की। तो जोसेफ लिस्टर ने सर्जरी, इन्होंने ये सर्जन थे और इन्होंने मतलब एक नई शुरुआत की थी एंटीसेप्टिक सर्जरी पे। ठीक है, तो ये इसके लिए बहुत जाने जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन हमारा हो गया, ऑब्वियसली ये बचा हमारा किसके लिए, कॉलेरा बेसिलस किसने डिस्कवर्ड किया, रॉबर्ट कॉच ने। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइफ, क्वेश्चन 6 है, लाइफ ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड इज़ ऑफ 30 डेज, हो ही नहीं सकता, 60 डेज नहीं, 15 आवर्स नो। तो आंसर राइट हमारा क्या हुआ, 120 डेज। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे बोल रहा है द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया वॉज परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर डॉस्टर या दस्तूर जो भी कहेंगे, डॉक्टर कैरोली ये भी नहीं है, डॉक्टर पद्मावती, ऑप्शन डी हमारा हो गया डॉक्टर वेणुगोपाल। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये हमारा सही है, डॉक्टर वेणुगोपाल ने सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया था हार्ट का। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 की तरफ। यहाँ पे टिक्का डिसीज़ की बात की गई। टिक्का डिसीज़ इज रिलेटेड विद द क्रॉप। किस डिसीज़ से रिलेटेड है, ये जो डिसीज़ है ये किस क्रॉप से रिलेटेड है। तो मस्टर्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है मस्टर्ड है, फिर ग्राउंड नट है, फिर पैडी है। तो यहाँ पे जब हम मस्टर्ड की बात करते हैं तो मस्टर्ड में क्या हो जाता है, वाइट रस्ट डिसीज़ होती है। ठीक है, ये वाइट रस्ट जो डिसीज़ होती है ये फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ये फंगल डिसीज़ है हमारी, वाइट रस्ट जो है ये हमारी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, ये फंगल डिसीज़ है। ग्राउंड नट ऑब्वियसली ये टिक्का डिसीज़ इसी में होती है और ये भी एक तरह का फंगल डिसीज़ होती है जो फंजाई के थ्रू होती है।
थर्ड ऑप्शन हमारा सी है जिसमें बोला है पैडी। पैडी में डिसीज़ होती है खेड़ा, ठीक है। आपको गांधी जी के बारे में पता होगा, खेड़ा वो गए थे, ठीक है। खेड़ा में क्या उन्होंने, वो क्या था, सबसे पहले उन्होंने वहीं सब शुरू किया था अपना एजिटेशन। तो पैडी की बात करें तो खेड़ा डिसीज़, खेड़ा डिसीज़ किससे होती है? खेड़ा डिसीज़ होती है, हमारा एक एलिमेंट है जिंक, ठीक है। जो ये जिंक है तो इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, और ये इसकी डिफिशियंसी से डिसीज़ हो जाती है जिसका नाम बता दी जाता है खेड़ा, ठीक है। खेड़ा डिसीज़, खेड़ा आप गांधी जी से याद रखिएगा, खेड़ा डिसीज़ किसके डिफिशियंसी से? एलिमेंट जिंक की डिफिशियंसी से। तो ऑप्शन जो बी हुआ वो हमारा हुआ टिक्का डिसीज़, ओके। टिक्का डिसीज़ किस में हो रही है? ग्राउंड नट में हो रही है। अब हम अपने क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें बोला है लोगो ऑफ WWFN इज, किससे रिलेटेड है ये? ऑप्शन हमें दिए गए, पहले इसके बारे में पढ़ लें। द वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, ठीक है। ये एक तरह का फंड होते हैं जो नेचर को मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं नेचुरल के लिए, जैसे हमारे एनिमल्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए, जैसे रेड पांडा है, जायंट पांडा, पोलर बियर, टाइगर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन क्या सही है? हमारा ऑप्शन ए जो है रेड पांडा, ये हमारा राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 10 की तरफ जिसमें बता रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक डिसीज़। इसमें से सेक्स लिंक डिसीज़ क्या होती है? तो जो लेप्रोसी होती है, सबको पता है लेप्रोसी क्या है, ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है। और जो ट्यूबरक्यूलोसिस है वो भी हमारे बैक्टीरिया के थ्रू होती है। और जो कलर ब्लाइंडनेस है ये हमारी सेक्स लिंक डिसीज़ है, ये एक जेनेटिक डिसीज़ है, ठीक है। तो हम याद रखेंगे कलर ब्लाइंडनेस इज़ द सेक्स लिंक डिसीज़। और कैंसर की बात करें तो कैंसर हमारी एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल डिवीजन में, एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से हमें कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? कलर ब्लाइंडनेस, सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ नॉर्मल इन ह्यूमन बॉडी सेल। 43 नहीं हो सकता, 46 इज़ द राइट आंसर। हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है हमारे सेल में, ह्यूमन सेल में, वो क्या होता है? 46 होता है। ये अलग अलग स्पीशीज़ में, सॉरी अलग अलग एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में अलग अलग इनका नंबर होता है। ह्यूमन में क्या होता है? 46 होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक्चुअल में चीज़ क्या होती है पहले देखिए, इकोसिस्टम, ठीक है। तो जब इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट है और जो हमारी फूड चेन्स होती हैं, फूड चेन्स कंबाइन करती हैं, वो फूड वेब बनाती हैं, ठीक है। तो जो फूड वेब्स होती हैं वो जब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, अब यहाँ पे पूछा है कि स्टेबिलिटी फॉरेस्ट में भी इकोसिस्टम मिलेगा हमें, ठीक है, ओशन में भी मिलेगा, माउंटेन में भी मिलेगा और डेजर्ट में भी मिलेगा। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि डेजर्ट एक किस तरह का एरिया, वहाँ हर तरह की वैरायटी, हर चीज़ हमें नहीं मिल पाएगी, ठीक है। बहुत सी कमी है वहाँ पे, पानी की कमी है, बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव नहीं करते हैं, लेकिन लिमिटेड है। माउंटेन में भी हम देखें तो हर चीज़ हमें वहाँ पे नहीं मिलेगी और वो भी एक लिमिटेड रहेगा। फॉरेस्ट में इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो वो हमारा क्या होगा? ओशन। ओशन में इतना ज़्यादा एरिया होता है, इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है एनिमल्स की और प्लांट्स की, कि वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीथ इज़ मेनली मेड अप ऑफ। टीथ किससे मिलके बना है? इनेमल, डेंटाइन, मैरो, ओडोंटोब्लास्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा इनेमल। इनेमल से ही हमारा टीथ जो है मिलके बना होता है, और ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। इनेमल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। और सबसे सेंसिटिव पोर्शन हमारी बॉडी का क्या होता है? वो होता है रेटिना, आई में, ओके। क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच्ड टू। ऑप्शन हमें दिए स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे बात की जा रही है स्टमक, अपेंडिक्स की। तो अपेंडिक्स एक्चुअल में होता क्या है? अपेंडिक्स एक्चुअल में होता है हमारा जो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हम लोग पहले जब अर्ली मैन थे तो उस टाइम पे तो यूज़ करते थे, लेकिन उसके बाद जो है फिर उनका जब यूज़ होना बंद हो गया तो वो हमारी बॉडी में एक बिना वर्क के वो रहते हैं, वो हैं, ठीक है। वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके कुछ पोर्शन बचे कुछ वो हमारी बॉडी में हैं। तो वो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसमें एक एग्जाम्पल हमारी अपेंडिक्स, इसका फुल नेम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो इसको पूछा है कि ये हमारी बॉडी के किस ऑर्गन से अटैच रहती है। तो ये देखिए, ये हमारा इसोफेगस हो गया, ये हमारा स्टमक हो गया, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इससे कनेक्ट हो रही है, और इसी से यहाँ पे हमारी निकलती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे जाके इस पर ऐसे होती हुई और फिर फाइनली यहाँ पर आती है।
ठीक है, तो ये हमारी हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन राइट जो है वो ये है कि ये हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये वर्मीफोर अपेंडिक्स जो होती है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के इस पोर्शन से यहाँ से अटैच्ड रहती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15, द कल्चर ऑफ अ सिल्कवॉर्म इज नोन एज। ऑप्शन है एपीकल्चर। एपीकल्चर जो होता है वो हनी बी, इसमें हनी बी की रेयरिंग की जाती है, उनकी ब्रीडिंग और वो सब हैबिट से की आती है, तो यहाँ पे हनी बी हो गया। जो हॉर्टिकल्चर होता है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और चीज़ों के लिए किया जाता है। जो पिसिकल्चर होता है वो मेनली फिशेस की ब्रीडिंग देखी जाती है इसमें। और जो सेरीकल्चर होता है वो हमारे सिल्कवॉर्म की कल्चर होता है। तो राइट आंसर हमारा हुआ क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैसेस। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी टोटल ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, उनकी क्या परसेंटेज होती है। तो जो 81% होती है वो हमारी होती है CO2। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी 81% होती है। और जो नेक्स्ट है हमारी मीथेन, ये रही मीथेन, ये 10% होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 81% हमारी CO2, फिर 10% हमारी मीथेन, फिर 7% नाइट्रस ऑक्साइड NO, और फिर हमारी 3% अदर फ्लोरिनेटेड गैसेस होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑक्सीजन होती ही नहीं, ओजोन भी नहीं होती, नाइट्रोजन भी नहीं होती, NO होती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन आंसर डी इज़ द राइट, ऑप्शन डी इज़ द राइट। ओके, नेक्स्ट अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा हुआ 17 क्वेश्चन। यहाँ पे 17 क्वेश्चन में कह रहे हैं द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैन बी इंक्रीज बाय ग्रोइंग। हम अपनी सॉइल में ऐसा क्या लगाएं, ग्रो करवाएं कि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। रूट क्रॉप्स, ऐसा तो नहीं है कि रूट क्रॉप से कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा। फाइबर फ्रूट क्रॉप्स, यहाँ पे बात आई सी ऑप्शन हमारा आ गया लेग्यूम्स। तो यहाँ पे लेग्यूम हमारा राइट है। कैसे राइट है? लेग्यूम्स का काम होता है, ये हमारी जो सॉइल होती है उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं। यहाँ पे राइबोजियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं तो पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और ये पूरी नाइट्रोजन साइकिल चलती है जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 18 की तरफ पढ़ते हैं। देखिए अभी हमने जेनेटिक डिसीज़ पढ़ी थी पीछे, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, जो कि जेनेटिक डिसीज़ थी, सेक्स लिंक डिसीज़ थी। अब यहाँ पे बात हो रही हीमोफीलिया किस तरह की डिसीज़ है। ये एक तरह की सेक्स लिंक डिसीज़ है जो कि बोन्स में नहीं होती, ब्लड में ही होती है। ब्रेन और लिवर भी ऑप्शन रॉन्ग है, हमें अपना सही आंसर हमें मिल गया ब्लड। तो ये ब्लड की डिसीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि ब्लड में प्रॉपर्टी होती है कोगुलेशन की, जमने की, कि हमें चोट लगती है तो थोड़े ही टाइम के बाद वो जमना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हीमोफीलिया डिसीज़ हो जाती है तो हमारा ब्लड कोगुलेट नहीं करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। बोन सेल लार्जेस्ट नहीं होती है, ब्लड सेल लार्जेस्ट नहीं होती है, आप जानते हैं RBCs होती हैं। मसल सेल भी इतनी लार्ज नहीं होती हैं, ऐसे करके बनी होती हैं मस्कुलर सेल्स, और ब्लड सेल्स हमारी ऐसी होती हैं। ठीक है, अब बात ऑप्शन सी हमारा बचता है नर्व सेल। तो नर्व सेल हमारी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होती है। कैसी होती है नर्व सेल, ये ज़रा सा आप लोग देख लें, थोड़ा सा पिक्चर जैसे भी बना पा रहे हैं, ये इस तरह की होती है हमारी नर्व सेल। ठीक है, ये हमारी ऊपर साइटोन बॉडी होती है, यहाँ पे हमारी न्यूक्लियस होता है, ये यहाँ पे निसल सेल्स होते हैं और ग्रैन्यूल्स होते हैं, और यहाँ पे ये हमारी एक्सॉन, ये माइलिन शीट से कवर रहती है इस तरह से, और ये नीचे होते हैं हमारे टीलोडेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये टीलोडेंड्राइट्स ये ऐसे, ये हमारी नर्व सेल है, ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सेल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट। अब चलते हैं हम विच वन, क्वेश्चन 20 की तरफ, जिसमें कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वायरलिटी वाइटामिन। तो सबसे पहले इस टर्म का मीनिंग समझते हैं कि वायरलिटी का मतलब क्या होता है। वायरलिटी का मतलब होता है कि मेल सेक्सुअल स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है जिस ऐसा वाइटामिन जिससे मेल के सेक्सुअल स्ट्रेंथ पे इफेक्ट आए। तो वैसा विटामिन ना हमारा के है, ना हमारा सी है, ना हमारा ए है। तो ये ऑप्शन हमारा ई राइट होता है। तो विटामिन जो ई होता है उसका काम होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्पर्म मेम्ब्रेन को। किससे बचाता है? ये ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा देता है। अगर हम ये हार्मोन लेते रहेंगे, वायरलिटी विटामिन लेते रहेंगे, तो ये हमारे स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन को ये ऑक्सीडेटिव डैमेज से उसको बचा लेगा।
ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, विटामिन ई को हम क्या कहते हैं, वायरलिटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट हो गया। क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं। द गैस विच इज़ यूज इन कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स फॉर रेफ्रिजरेशन इज़ नोन एज। ऑब्वियसली हाइड्रोजन नहीं हो सकती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी है, अमोनिया। अमोनिया में प्रॉपर्टी होती है कि उसको क्लोज कंटेनर में क्या किया जाता है, पैक्ड अंडर प्रेशर उसको चेंज कर दिया जाता है लिक्विड में। ठीक है, तो ये यहाँ पे बॉयल होता है, हमारा जो टेम्परेचर होता है इसका वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव में ये होता है 28 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, माइनस में 28 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्या हो जाती है, लिक्विड कंटेनर, ये क्लोज कंटेनर में लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। फिर जैसे से धीरे धीरे प्रेशर चेंज होता है, इंक्रीज़ करता है, और ये लिक्विड से किस में बदल जाती है, ये अपनी गैशियस स्टेट में लौट आती है। तो अमोनिया इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 द टर्म ग्लोबल वार्मिंग मीन्स। ऑप्शन देखते हैं। जनरल राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू CO2, ऑब्वियसली यही राइट है। आगे भी देख लेते हैं। हाई टेम्परेचर इन टॉरिड जोन, नो। क्विक मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस शीट, नो। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ऑप्शन इज द राइट, द टर्म ग्लोबल वार्मिंग मीन्स जनरल राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू CO2। क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज इज नोन एज क्लाइकोसिस, एक्जिमा, सिरोसिस या क्वाशरकोर। प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़ हमारी क्वाशरकोर होती है। इसमें क्या हो जाता है कि प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो डिसीज़ का नाम है क्वाशरकोर। 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, बहुत ध्यान रखिए। यहाँ पे एसिटिक एसिड नहीं हो सकता, टार्टिक एसिड नहीं हो सकता। प्रिजर्वेशन में बहुत चीज़ें यूज़ की जाती हैं, सॉल्ट भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, शुगर भी यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ पे बात करें कि सबसे ज़्यादा कॉमनली क्या यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है बेंजोइक एसिड। इसीलिए कहते हैं कि जो भी हमारे पैकेट फूड हैं या जो भी पैकेट्स में आ रहे हैं, जब पैक्ड है, कुछ भी पैक्ड है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव ज़रूर यूज़ किया जा रहा है। वो क्या है, एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब बेंजोइक एसिड जब हमारा उसमें प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो भी हमारा फूड है वो उसके रिएक्शंस हो रही हैं, और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि पैक्ड फूड मत लीजिए, पैक्ड फूड हमारे लिए नुकसानदेह। वो ऐसे तो लगता है कि हाँ, खुले से अच्छा है कि हम पैक्ड फूड ले लें, इंसान पैक्ड फूड की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव जो केमिकल है ये हमारी बॉडी में धीरे धीरे पहुंच रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि हम घर की बनी हुई चीज़ें खाएँ, और जिससे हमें ये प्रिजर्वेटिव हमारी बॉडी में ना पहुँचे, ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन इज़ द राइट। क्वेश्चन 23 विटामिन ए इज़ अबंडेंटली फाउंड इन। ब्रिंजल में नहीं है, टोमेटो में नहीं है, कैबेज में नहीं है, कैरेट में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिसीज़ ड्रॉपसी अफेक्ट्स, किसको अफेक्ट करती है, किडनी को। ये जो डिसीज़ ड्रॉपसी है ये ज़्यादातर किस में, फिशेज़ में होती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ में होती है, और ये अफेक्ट ना किडनी को करती है, ना स्पाइनल कॉर्ड को करती है, ना स्टमक को करती है, ये करती है इफेक्ट लीवर को। ओके, तो ऑप्शन डी इज द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। या नेक्स्ट 25th, bats can fly in the dark because any bird can do so. They are guided by ultrasonic waves produced by them. The pupils of their eyes are very big. They have a better vision in the dark. तो ऑब्वियसली सभी को पता है कि जो बैट्स होते हैं वो गाइड करते हैं, उनके पास जो वेव्स होती हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, जिससे वो अपने रास्ते को देखते हैं। तो दे आर गाइडेड बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस बाय देम। तो ये बहुत ही ईजी था 25th क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन बी राइट है। ओके, आपको अगर पसंद आए, हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, इनकी डिस्क्रिप्शन, इनकी डिटेल्स, एक्सप्लेनेशन, तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और आप लोग का प्यार ही हमें आगे बढ़ाएगा, और ये सब करने पे हमें खुशी होगी। ओके, और तब तक के लिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट सेट के साथ फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।